The Big Cats. मानवता ने हजारों सालों से इनका सम्मान किया है। ये हमारे लिए आश्चर्य और डर की सबसे बड़ी वजह रहे हैं। लेकिन आज के जमाने में हमारे और इनके बीच का रिश्ता किस हाल में है? मुझे खुद याद नहीं कि मैं कितनी तस्वीरें ले चुका हूं और कितनी कहानियों पर काम कर चुका हूं। पिछले 10 सालों से पूरी दुनिया में घूम रहा हूं। शुरू में मुझे खुद नहीं पता था कि यह कहानी मेरे जीवन की सबसे बड़ी कहानी बन जाएगी। और जैसा अक्सर होता है, इसकी शुरुआत भी एक सिंपल से असाइनमेंट के साथ हुई। मुझे जैगुआर के अवैध शिकार के बढ़ते मामलों की तहकीकात करने के लिए पेरुवियन अमेज़न भेजा गया। मैं रेन फॉरेस्ट के अंदर ये जानना चाहता था कि जैगुआर्स वहां किस हाल में हैं और वहां रहने वाले लोगों के लिए उनकी क्या अहमियत है। आपने वो आवाज सुनी? वो आवाज एक डोमिनेंट मेल की है। वो ऐसी आवाज अपनी टेरिटरी को मार्क करने के लिए निकालता है। वो कितना दूर है? यहां से लगभग 500 मीटर दूर होगा। मतलब वो काफी पास में है। नाइस। चलिए आगे चलते हैं। जैगुआर्स हजारों सालों से इन इलाकों में घूमते रहे हैं, नदी के किनारों पर शिकार करते हुए और घने जंगल में बिना दिखे चलते हुए। शातिर शिकारी होने के नाते ये जिंदगी और मौत के उस नाजुक संतुलन को कायम रखते हैं। ये वाकई जंगल की शान है। उन्हें ढूंढने में कितना टाइम लगता है? कभी कभी 1 हफ्ता, कभी कभी तो 1 महीना भी लग जाता है। यानी जैगुआर का दिखना कोई आम बात नहीं है। हम उन्हें एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिट मानते हैं। बहुत सी माएं अपने बच्चों के चेहरों पर काली लकीरों से जैगुआर जैसे निशान बनाती हैं। हम मानते हैं कि इससे उनकी रक्षा होती है। तो ये आपके लिए पवित्र जानवर है? हाँ, हमारे लिए वो जंगल के सभी जानवरों का राजा है। इस प्राचीन लैंडस्केप में कई दिनों तक हम इस शानदार प्रजाति के पंजों के निशान ढूंढते रहे। तो ये जो हम तंबोपाटा नेशनल रिजर्व देख रहे हैं, ये कितना बड़ा है? ये संरक्षित इलाका करीब 20 लाख स्क्वायर हेक्टेयर्स में फैला है। ये जमीन का एक बहुत बड़ा टुकड़ा है। आप कह सकते हैं कि ये जैगुआर्स के लिए दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट जगह है। यहाँ वो सुरक्षित रहते हैं और वो इस इलाके में बच्चे पैदा कर सकते हैं। संरक्षकों के लिए जैगुआर्स के महत्व के बावजूद मुझे यहाँ की स्थिति थोड़ी गंभीर लगी। इसलिए मुझे रिजर्व की शांति से बाहर निकलकर आज के दौर में बिग कैट्स के साथ हमारे रिश्ते की कड़वी सच्चाइयों की तहकीकात शुरू करनी होगी। 19वीं सदी के आखिर में रबर एक्सप्लॉयटेशन के दौरान बना ये इक्विटॉस शहर अब भी अमेज़न का एक मेजर ट्रेडिंग आउटपोस्ट है। यहाँ 4 पंजे हैं। ओके। और ये स्किन है, ये एक बड़े जैगुआर की है। हो सकता है ये सब एक ही जैगुआर का हो। मेन लोकल मार्केट और टूरिस्ट अट्रैक्शंस के आसपास जैगुआर के हिस्सों को खरीदने और बेचने का सिलसिला पूरे शहर में जारी था। लेकिन जब मैं फॉरेस्ट्री एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के जोएल मोरालेस से मिला, तब मुझे एहसास हुआ कि इक्विटॉस में चल रहे गैर कानूनी वाइल्ड लाइफ ट्रेड की भयानक असलियत आखिर क्या है।
ये सब जानवरों के वो हिस्से हैं जो पेरुवियन अमेज़न के अलग-अलग जगहों से ज़ब्त किए गए हैं। और आपके हिसाब से इन सब की कीमत क्या होगी? जो कुछ भी इस साल अभी तक ज़ब्त किया गया है, उसकी कीमत होगी लगभग 4.5 करोड़। इन सारे मरे हुए जानवरों को देखकर आपको कैसा महसूस होता है? अगर आपके सपने में जैगुआर आता है, तो वो इसलिए आता है कि वो आपके स्पिरिट को प्रोटेक्ट कर रहा है, वो आपकी सोल को प्रोटेक्ट कर रहा है। पर आज ये सब जो यहाँ पर है, इसको देख के बहुत दुख होता है। मौत की ये बदबू इतनी तेज है कि सही नहीं जा रही। ये पूरा वेयर हाउस जब्त किए गए वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट से भरा है, जिनमें बहुत से अंग जैगुआर्स के हैं। लेकिन ये सब आखिर हो क्यों रहा है? ये सब कुछ सिर्फ स्थानीय खरीदार नहीं खरीद सकते। मुझे जानना था कि इनकी सबसे ज्यादा डिमांड कहां से आ रही थी। इसके लिए मैं एक पुराने ट्रेडर से मिला, एक आदमी जिसने 15 सालों तक इक्विटोस में जैगुआर के अंग बेचे हैं। जो कीमत होती है वो साइज के मुताबिक तय की जाती है। फैंक्स के साथ एक नेकलेस करीब 24,000 रुपयों का है। एक अकेला दांत 19,000 रुपयों का है। और इन्हें खरीदता कौन है? पूरे देश से टूरिस्ट आते हैं और इक्विटोस की धरती से प्रकृति की एक यादगार खरीद कर ले जाते हैं। यहाँ इनको खरीदने के लिए विदेशी भी आते हैं। चाइनीज तो दांत और फैंग्स और सिर और खाल, यहाँ पर हर चीज़ बिकती है। ये एक अहम मोड़ था। इंटरनेशनल मार्केट में जैगुआर्स की बिक्री अवैध शिकार में बढ़ोतरी की वजह हो सकती है, जो मेरी जांच का असली मकसद था। लेकिन अब तक कितना नुकसान हो चुका है। यहाँ पेरू के जंगलों में जैगुआर्स की संख्या अब कम होती जा रही है। आपको लगता है आप जो कर रहे हैं उसमें इसका भी हाथ है? अब वो बाजार में बेचने लायक नहीं रहे हैं। वो बहुत कम हो गए हैं। वो खत्म होने के कगार पर है। कहीं पर कोई सम्मान नहीं है। जो मैंने अब तक जाना है उसके हिसाब से जैगुआर के अंगों की इंटरनेशनल डिमांड इनके लुप्त होने की कगार पे पहुंचने की एक बड़ी वजह है। अगर हमने इनके साथ अपने रिश्ते को नहीं बदला तो इन बिग कैट्स का क्या होगा? पूरे अमेज़न में कुछ आदिवासी संस्कृतियों में अब भी जैगुआर्स को बहुत आध्यात्मिक सम्मान के साथ देखा जाता है। इन्हें शक्ति और प्राकृतिक संतुलन के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। जब ये दुनिया बनी तब प्रकृति ने हमें वरदान दिया। उन्होंने हमें इस दुनिया में रहने वालों को जैगुआर दिया। पर अब हमारा और प्रकृति का रिश्ता टूट चुका है। सब खत्म होने से पहले हमें अपने तौर तरीके बदलने होंगे। इनकी बातों ने प्रॉब्लम को साफ साफ जाहिर कर दिया। हमारा रिश्ता टूट चुका है और इसीलिए हम इस शानदार प्रजाति जैगुआर को खत्म करने पर तुले हुए हैं। और इस नुकसान को सिर्फ एक जगह या एक प्रजाति से जोड़कर नहीं देखा जा सकता, क्योंकि अगर ये पेरू के जैगुआर्स के साथ हो सकता है तो ये दुनिया में सभी बिग कैट्स के साथ भी हो सकता है। मुझे अपनी शुरुआती तहकीकात को और फैलाना था, चाहे उसमें खतरा ही क्यों ना हो। मुझे पूरी दुनिया में जाकर बिग कैट्स और इंसानों के रिश्ते की सच्चाई से पर्दा उठाना था। आजा जंगल के मालिक, आजा महान आत्मा, आजा। आह और मुझे रास्ता दिखा। हमने तुझे नुकसान पहुंचाया है, हमें माफ कर दे। हमें रोशनी की तरफ ले चल। अगर हमने इस बारे में कुछ नहीं किया तो आगे क्या होगा? मुझे ये जानना ही था, फिर चाहे मुझे ये कहानी कहीं भी ले जाए। सोशल मीडिया की वजह से पिछले कुछ सालों में पूरे पाकिस्तान में बिग कैट्स को पालने का शौक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। माना जा रहा है कि अब पूरे देश में कई 100 प्राइवेट ओनर्स ने हजारों जानवर पाल रखे हैं। मैं यहाँ ये समझने आया हूँ कि कोई भी एक लायन या टाइगर को पेट बनाकर क्यों रखना चाहेगा। ये सब आपने शुरू कैसे किया? मैंने एक
कब खरीदा, एक लायन कब, क्योंकि मैं फॉरेनर्स के बहुत सारे वीडियोस देखता था और उनमें वो लायंस के साथ खेलते थे, जैसे केविन रिचर्डसन जो साउथ अफ्रीका से हैं। उन्हें देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। फिर मैंने एक और लिया, फिर एक वाइट टाइगर लिया, वो बहुत प्यारा है। ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था और फिर धीरे धीरे और जानवर खरीदता गया। ओके, यहाँ अंदर जाना खतरनाक तो नहीं है ना? हाँ, थोड़ा सा। ये लारा है और ये एक टेम्ड फीमेल है। ये बहुत शांत है, आप देख सकते हैं। इसके पास एक कब है और फिर भी हमारे करीब आने पर इसने कोई रिएक्शन नहीं किया। ये बहुत कंफर्टेबल है। ये अभी अभी पैदा हुआ है, इसकी आंखें खुली नहीं हैं। लारा, लारा। एक मिनट, लारा इतनी शांत क्यों है? क्योंकि ये नेचर से ही बहुत शांत है। और ये जो कब्ज हैं अपनी माँ के साथ कब तक रहते हैं? 1 महीने तक। हाँ। और फिर जब ये थोड़े बड़े हो जाते हैं तो क्या ये अपने अलग अलग पिंजरों में जाते हैं या? हाँ, जब ये थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो हम इन्हें माँ से अलग कर देते हैं, क्योंकि कब्ज को टेम करने के लिए माँ से दूर करना ज़रूरी होता है। अगर ये माँ के साथ रहें तो ये वाइल्ड हो जाएंगे। हम पिंजरे में जाते हैं, कब्ज के साथ खेलते हैं, हम उनका ख्याल रखते हैं और लारा की मदद करते हैं और इस तरह वो कंफर्टेबल हो जाती है। लोग हमेशा कहते हैं कि शेर तुम्हें खा जाएगा और हमने हमेशा से यही सुना है, पर जब आप उन शेरों को करीब से समझते हैं तब आपको ये पता चलता है कि वो आपको खाना नहीं चाहते, वो आपके साथ खेलते हैं अगर उन्हें टेम किया गया। लेकिन अगर वो काफ़ी वक्त से भूखे हैं तो शायद आप पर हमला कर भी सकते हैं, क्योंकि आखिर में उन्हें मीट ही चाहिए। तो अगर वो भूखे ना हो तो हमला नहीं करते। डियाना, आ जाइए, संभल कर। पक्का ना? ये हाँ, ये काटेगी तो थोड़ी नहीं? शरारती है। बस बस। मैं काम करता हूँ। मैं आपसे थोड़ा दूर रहकर सवाल पूछता हूँ, अगर आपको दिक्कत ना हो तो। तो मुझे इसकी कहानी बताइए। जब ये पैदा हुई तो इसकी माँ ने इसका ध्यान नहीं रखा, तो मैं डियाना, डियाना, बस। बस। अब ये क्या कर रही है? वो खेलने की कोशिश कर रही है। आपको लगती नहीं है? जी? दर्द नहीं होता? नहीं नहीं नहीं, दर्द नहीं होता। तो डियाना, क्या ये ऐसा है बस। कि क्या ये ऐसा है कि एक किटन आपके साथ खेलना चाहती है? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल, पर ये किटन से थोड़ी बड़ी है। आपको कब लगता है कि इनके लायन इंस्टिंक्ट्स जागने लगे हैं? जब ये बहुत छोटे होते हैं। डियाना, डियाना, शांत हो जाओ। हे, डियाना, बस। ध्यान से संभल कर। हमने इसे एक इंग्लिश नाम दिया है, डियाना। आपका मतलब प्रिंसेस? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। तो आपने इसका नाम प्रिंसेस डायना पर रखा? हाँ हाँ हाँ, क्योंकि ये हमारी प्रिंसेस है। ओह, अच्छा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपने इतनी अलग अलग बिग कैट्स क्यों रखी हैं। देखिए, जब भी कोई कुछ खरीदता है तो वो, जैसे समझ लीजिए आपके पास एक ब्लू शर्ट है, तो आप और ब्लू शर्ट्स नहीं खरीदना चाहेंगे, आप कोई दूसरी कलर की शर्ट खरीदेंगे। जैसे आप शायद ग्रीन शर्ट ले लें या फिर शायद येलो शर्ट ले लें, और यही बात इन पर भी लागू होती है। इसीलिए मैं अलग अलग जानवर पालता हूँ। तो क्या आप अपने आप को एक लायन एंड टाइगर कलेक्टर कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं लगता, पर ये आपकी हॉबी है? आप हाँ, शौकीन हैं? आप कह सकते हैं, पर हम एक तरह से इन जानवरों की मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हम इन्हें यहाँ अच्छा खाना देते हैं, हम इन्हें अच्छे सप्लीमेंट्स देते हैं। मुझे तो लगता है अगर आप ज़ू में भी जाएं तो वहाँ भी इनका इतना अच्छा ख्याल नहीं रखा जाता, पर जब मैं इन्हें पिंजरे में देखता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं इनके लिए एक बड़ी जगह ढूंढ रहा हूँ जहाँ ये आराम से घूम सकें, जहाँ ये खुश रहें। मैं इन जानवरों को अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ। शुरू में ऐसा लगता है कि फयाज के मन में एक बिग कैट को पालने का ख्याल दूसरों को देखने से आया है, लेकिन फिर धीरे धीरे कलेक्टर की मेंटालिटी बढ़ती चली जाती है। हालांकि उन्होंने ये बात मानी कि हमारा रिश्ता इस तरह का नहीं होना चाहिए।
अपने जानवरों को खुश रखने के लिए उन्हें और जगह चाहिए। लेकिन बिग कैट्स के जुनून को हद से आगे ले जाने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और मुझे जल्द ही ये पता चलने वाला था। ये देखिए, अफ्रीकन लायन का एक परफेक्ट स्पेसिमेन। ये तो बहुत बड़ा लायन है। ये अभी कई सालों तक ऐसा ही रहेगा। आप इस पर बहुत गर्व करते हैं? बहुत बहुत ज़्यादा। 10 साल बाद भी वैसी ही फीलिंग है। सिर्फ लायन वो जानवर है जिसे मैंने अपनी ज़िंदगी में मारा है, जो बंदूक की आवाज़ सुनकर भागता नहीं है। वो उस आदमी पर हमला करता है जो उस पर गोली चला रहा होता है। तो उसका शिकार करते हुए ये डर रहता है कि अगर आपने मिस कर दिया, वो मिस नहीं करेगा, वो आपको जान से मार देगा। आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा जब आपको पता चला कि आपने लायन को मार दिया है? वो एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। आप कांपना शुरू कर देते हैं क्योंकि आपको समझ नहीं आता कि क्या कहें, उस एक्साइटमेंट को कैसे एक्सप्रेस करें जब आप उस मरे हुए लायन को देखते हैं जिसको आपने गोली मारी। जब भी मैं इसे देखता हूँ, जैसे कि अभी आपके साथ अंदर आया, जैसे ही मैंने इसकी आंखों में देखा तो मुझे वो पूरा का पूरा सीन याद आ गया। वो घटना मेरे दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए छप चुकी है। बहुत से लोग हैं जो शिकार करने को अच्छा नहीं मानते हैं। तो किसी ने लायन का शिकार करने के लिए आपको क्रिटिसाइज किया? देखिए, मैं इस बात से शर्मिंदा नहीं हूँ कि मैंने एक लायन को मारा है। लायंस और बिग कैट्स का शिकार करना इस इलाके में सदियों से एक परंपरा रही है। ऐतिहासिक तौर पर लायन खतरे और हिम्मत का प्रतीक था। मुगल बादशाह शिकार किया करते थे, बड़े बड़े सुल्तान शिकार किया करते थे, सभी शाही लोग, बड़े बड़े नवाब, यहाँ तक कि रियासतों के राजा भी भालों और तीर कमान से टाइगर्स का शिकार किया करते थे। हम राइफल से गोली चलाते हैं। लगभग 5000 साल पहले बसे एक प्राचीन शहर के अवशेषों में हमारे अतीत की कई कहानियां सामने आईं। अगरचे हम ये नहीं कह सकते कि वो मादी में कैसा महसूस करते थे, मगर हम ये देखते हैं कि उनको इस खित्ते में पाए जाने वाली वाइल्ड लाइफ, ख़ास तौर पे बिग कैट हैं जैसे लायन, टाइगर, ये मखलूक अपने दौर के ख़ास तौर पे बादशाह या देवता थे। ये एक ऐसी चीज़ है जो न सिर्फ मोहनजोदड़ो बल्कि दुनिया भर के आसार कदीमा में हमें ये निशानियाँ मिलती हैं। ये कदीम लोगों की अलामतें हैं। हमारे पूर्वज इन बिग कैट्स को एक अलग ही नजर से देखते थे। वो उन्हें दिव्य प्राणी मानकर उनका सम्मान और आदर करते थे। यहाँ तक कि सितारों में भी, कॉन्स्टलेशंस में हमने उन्हें जगह दी। लेकिन आज के जमाने में वो प्राचीन सम्मान खत्म हो चुका है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि वक्त के साथ हमारे रिश्ते में इतनी कड़वाहट कहाँ से आ गई। 2015 और 2021 के बीच भारत के उत्तराखंड नाम के राज्य में लेपर्ड्स ने लोगों पर 337 बार हमला किया था। एक भी महीना ऐसा नहीं बीतता जब कोई नई रिपोर्ट नहीं आती। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी घटनाओं का हमारे और बिग कैट्स के रिश्ते पर क्या असर पड़ता है। एक स्कूल टीचर्स था और इसके जब आदम को जब 12 बच्चों को स्कूल लेपर्ड ने मारा और बच्चों की सुरक्षा के लिए मेरे को अपनी गन हाथ पे उठानी पड़ी और मैं एक शिकारी बन गया। जब मैं कभी भी घर से निकलता हूँ तो मैं अपने ईश्वर के सामने अपने राइफल को लेकर मैं ये सोचता हूँ कि कभी भी मेरे राइफल के द्वारा या मेरे द्वारा कोई भी इंसान, मतलब कोई भी जो निर्दोष है, वो लेपर्ड न मरे। लखपत मुझे पहाड़ों के बीच से एक छोटे से गांव तक ले गए, जहां बिग कैट्स और इंसानों के बीच की सच्चाई दर्दनाक तरीके से सामने आने वाली थी। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मुझे आप बता सकते हैं उस दिन क्या हुआ था? उसका नाम आर्यन था। एक दिन हम जंगल से आए थे, जंगल से,
मैं घर में बैठा था। मैंने बच्चों को टॉफी दी। कुछ देर बाद उसकी माँ आई। वो गाय का दूध निकालने के लिए गौशाला में गई। उसे गाय को घास भी खिलानी थी। मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो रोज़ वहाँ खेलने जाता था। मुझे पता था कि वो वापस आ जाएगा। 10 मिनट के बाद वो ले गया। मुझे लगा वो अपनी माँ के साथ गया है, पर माँ अकेली वापस आ गई। फिर उसने बच्चे की चप्पल पड़ी हुई देखी तो उसने कहा कि ये तो मेरे बच्चे की चप्पल है। माँ ने कहा मेरा बच्चा कहाँ है? हमने कहा पता नहीं कहाँ है वो। अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं पर था, अब कहाँ चला गया? उसके बाद पूरे गांव में हलचल मच गई। हमें स्कूल के मैदान में उसकी पैंट भी मिल गई और वहाँ से थोड़ी दूर पर खून भी था। तो वहां पर हमको थोड़ा सा खून दिख गया। तब हमको पता चला कि उसे लेपर्ड ले गया है। ढूंढने लगे तो वहां मिल गई डेड बॉडी, थोड़ा आगे ही। वो लगभग 10 या 11 बजे मिला। उसने कुछ नहीं छोड़ा था। हमें बस हड्डियां, हाथ और टांगे मिली, उसके अलावा कुछ नहीं मिला। पूरा खा लिया था। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि मुझे ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मैं सोच भी नहीं सकता कि अपने बेटे या अपने पोते को खोकर आप पर क्या बीती होगी। और ये वाकई कमाल की बात है कि इसके बावजूद आप में इतनी हिम्मत है कि आप अपनी कहानी सुना पाएं। मुझे ये जानना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे आप दोष देना चाहेंगे? हम किसको दोष दें? दोष तो भगवान का ही है। भगवान को मानते हैं, लेकिन जब वो मतलब इतना दर्द दे गया तो हमारा किस चीज़ का भगवान? ये वो दर्द है जो मरते दम तक कम नहीं होगा। वो उसे ले गया। वो उसके दादाजी को या किसी और जानवर को ले जाता। आपके हिसाब से ज्यादा जरूरी क्या है, एक इंसान की जिंदगी या फिर एक लेपर्ड की जिंदगी? भाई जब इंसान ने उसका खाना खा दिया, जंगलों को काट काट के नष्ट कर दिया, उसका घर उजाड़ दिया कि अपने भोजन के लिए किसी इंसान के बच्चे को यदि उसने मार दिया तो सब लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो इससे कम से कम एक प्रकार से कंटिन्यूस करने में ये है कि मेरे पास थोड़ा 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 करके दुख हो रहा है कि मैंने आज एक जंगल के राजा को मार दिया है और जिसका राज्य समाप्त हो गया है। इस प्रकार से देखा था कि मतलब वो कम से कम मैं उन बच्चों की आत्मा को शांति दे सकूं। आज के भारत के उत्तर पश्चिमी कोने में बसे रबाड़ी लोग हजारों सालों से लेपर्ड्स के साथ रहते आए हैं और इस पूरे समय में इंसानों पर जानलेवा हमलों की एक भी रिपोर्ट नहीं आई है। अब सवाल ये है कि ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे इस इलाके में एक ऐसा जानवर है जिसे हम शिवजी का भक्त कहते हैं। वो शिकार के लिए घूमते रहते हैं और उनके निशाने पर खास तौर पर बकरियां होती हैं। वो हम पर हमला नहीं करते। तो जब आप इस इलाके में घूमते हैं और आपको पता है कि हर तरफ लेपर्ड्स ही लेपर्ड्स हैं, तो आपको डर नहीं लगता? जो इंसान इन जंगलों में ही पला बड़ा हो वो इन जानवरों से नहीं डरता। अच्छा, तो मान लीजिए अगर एक लेपर्ड आपके किसी पशु को ले जाता है तो आपको क्या महसूस होता है? इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे जानवर हमारे लिए बहुत कीमती हैं, पर अगर एक लेपर्ड हमारी बकरी का शिकार कर देता है तो हम उसे बलिदान मानते हैं। ये सभी धारणाएं पुराने जमाने से ही चली आ रही हैं। परंपरा और सहानुभूति की वजह से एक दूसरे के लिए सम्मान पैदा हुआ, जो फिर स्वीकृति में बदल गया। यहाँ पर जानवर अपनी मर्जी से कहीं भी घूमते रहते हैं और हम उन्हें भगाते नहीं हैं। वो घूमते रहते हैं।
जोमनरो मगरा में जो मंदिर है वहाँ पर लेपर्ड आता है और वो वहाँ पर आकर बैठता है, तो लोगों का ये मानना है कि वो देवी की सवारी है। उस मंदिर का सांस्कृतिक और आध्यात्मिक महत्व है और उसके आसपास जानवर और इंसान बहुत अच्छे तरीके से साथ मिलकर रहते हैं। पिछले 10 सालों में थाईलैंड में टाइगर टूरिज्म बहुत तेजी से फैला है और पटाया उसके मेन हब्स में से एक है। ये जानने के लिए कि इस मास टूरिज्म का बिग कैट्स के साथ हमारे रिश्ते पर क्या असर पड़ा है, मैं वनेसा एमरोसो से मिला, जिन्होंने अपना पूरा करियर दुनिया भर में एनिमल वेलफेयर से जुड़े मुद्दों की जांच करते हुए बिताया है। थाईलैंड में हर साल 1 करोड़ 40 लाख लोग आते हैं और जैसे ही आप प्लेन से बाहर कदम रखते हैं आप पे एडवर्टीजमेंट्स की बौछार हो जाती है कि आइए एक टाइगर के साथ सेल्फी लीजिए। सिर्फ थाईलैंड में ही मुझे लगता है लगभग 33 वेन्यूज़ हैं जिनमें 17 जनता के लिए खुले हैं। आप टिकट लेते हैं और बहुत से लोग जो इन जगहों पे जाते हैं उनको लगता है इसका ताल्लुक कंजर्वेशन से है, पर सच्चाई ये है कि उनमें से कोई भी जानवर कभी भी जंगल की शक्लें नहीं देख पाता है। फीमेल टाइगर्स की बार बार लगातार ब्रीडिंग की जाती है, कब्स को उनसे दूर कर दिया जाता है और उनको इन फोटो प्रॉप्स में इस्तेमाल किया जाता है। फिर जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं, काटने लगते हैं, तो उनके साथ वॉक की जाती है या उनको जंजीरों से बांधकर एक जगह रख दिया जाता है ताकि टूरिस्ट आए और उनके साथ सेल्फीज खिंचवा सके। मुझे नहीं पता ऐसा क्या किया जाता है कि एक इतना खतरनाक जानवर एक स्टिक से डरने लगता है। वो बहुत डरपोक बन जाता है, आप उनकी आंखों में वो डर देख सकते हैं। उनके लिए ये ज़रूरी है कि दुनिया भर के टूरिस्ट लगातार आते रहें और टाइगर सेल्फीज खिंचवाते रहें ताकि पैसों का आना बंद ना हो। तो आपको कुछ अंदाजा है कि ये इंडस्ट्री कितने का कारोबार कर लेती है? ये बताना मुश्किल है, पर क्योंकि हर वेन्यू की प्राइस रेंज 200 बाट से है और अच्छे एक्सपीरियंस के लिए 2000 बाट तक होती है और थाईलैंड में 1 करोड़ 40 लाख लोग आते हैं, तो वो संख्या बहुत बड़ी होती होगी। पर यहाँ पर एक ज़रूरी बात ये भी है कि उन टूरिस्ट में से ज़्यादातर लोग एनिमल लवर्स होते हैं और वो इस बात से बिल्कुल अनजान होते हैं कि उनकी इन हरकतों का अंजाम क्या होता है। आपको ऐसा लगता है कि ये वाइल्ड लाइफ ट्रेड लीगली ऑपरेट कर रही है। जब आप ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तहकीकात करना शुरू करते हैं तो बिल्कुल अलग तस्वीर सामने आती है। जब आप नॉर्थ में थाईलैंड, लाओस और म्यांमार की सीमाओं की तरफ जाते हैं तो आपको पता चलता है कि वो अवैध बिग कैट ट्रेड का प्रमुख केंद्र है। यहाँ कानून की कोई अहमियत नहीं है। मैं अपनी शुरुआत की जगह से बहुत दूर आ चुका हूँ। मेरी जांच में और ज्यादा भयानक मोड़ आते जा रहे हैं। अब मैं नदी के रास्ते से एक खतरनाक इलाके की तरफ बढ़ रहा हूँ। तमाम खतरों के बावजूद मैं ये जानना चाहता हूँ कि इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड के इस गढ़ में इन जानवरों के साथ आखिर क्या हो रहा है। 2007 में जाओ वे, जिसे एक बड़े चाइनीज क्रिमिनल एंटरप्राइज का हेड माना जाता है, उसने 3 देशों के बॉर्डर्स के पास की एक जमीन लीज पर ली, जिसे लीगल ट्रेड का मेजर हब माना जाता है। मेकोंग नदी के किनारे पर लाओस में द गोल्डन ट्रायंगल स्पेशल इकोनॉमिक जोन तभी से ड्रग्स, इंसानों और वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स की स्मगलिंग के लिए बदनाम है, जिनमें बिग कैट्स भी शामिल हैं। और इसके बीच में है आसमान को छूता हुआ एक टावर, किंग्स रोमन्स कैसीनो, करप्शन और इलीगल एक्टिविटीज का एक अड्डा। अब ऐसी खतरनाक जगह पर जाकर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड से जुड़ी जानकारी जुटाने के लिए मुझे गुप्त तरीकों का सहारा लेना होगा। टाइगर, मेरे पास कुछ खास चीजें हैं। मेरे पास टाइगर बोन वाइन है, यहाँ पर नहीं है, पर अगर आप सच में इंटरेस्टेड हैं तो मैं एक कॉल कर सकता हूँ। चौंका देने वाले इन सबूतों से पता चलता है कि यहाँ के रेस्टोरेंट्स में बिग कैट का मीट बेचा जाता है और उनकी हड्डियों से वाइन बनाई जाती है। मुझे लगता था कि ये एक पुरानी बात है, एक आउटडेटेड प्रैक्टिस है, जिसे इंटरनेशनल प्रेशर की वजह से बंद कर दिया गया था, लेकिन मैं गलत था। मुझे इसकी तह तक जाने के लिए और जानकारी चाहिए थी
और वो जानकारी सिर्फ उस आदमी से मिल सकती है जो इस इलीगल इंडस्ट्री के साथ सीधा जुड़ा हुआ हो। शुरुआत बहुत मामूली थी। पहले उन्होंने कसिनो खोला, फिर कुछ रेस्टोरेंट्स और कुछ होटल्स। एम्पायर बड़ा होता रहा। वो जो सब कुछ मैनेज करते हैं उनको बिग बॉस कहते हैं। वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं, सब कुछ चेक करते हैं और उनके पास एक प्राइवेट आर्मी पर्सनल भी है। वो कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं करते हैं क्योंकि लोगों को पहले ही सब कुछ पता है और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो कौन लोग हैं जो यहाँ पर आते हैं? ज़्यादातर लोग यहाँ चाइना से जुआ खेलने के लिए आते हैं क्योंकि उनके देश में वो गैर कानूनी है। अगर वो जुए में जीत जाते हैं उसके बाद वो चाहते हैं कि उसका जश्न मनाया जाए और फिर उसके लिए वो जवान लड़कियों और बच्चों को लाने का ऑर्डर देते हैं। बस आपकी जेब में पैसे होने चाहिए, फिर यहाँ ड्रग्स वगैरह सब कुछ बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उनका एक स्पेशल मेन्यू होता है, हम उसको इम्पॉसिबल मेन्यू कहते हैं। जैसे कि बेयर पॉज, एलिफेंट और टाइगर मीट। भला कोई भी एक टाइगर को क्यों खाना चाहेगा? उनका मानना है कि उसे खाने से उनमें ताकत आती है। उनका ये भी मानना है कि टाइगर वाइन पीना एक स्ट्रॉन्ग मेडिसिन लेने जैसा है जिससे आपके अंदर ताकत पैदा होती है। टाइगर वाइन बनाने के लिए एक टाइगर का पूरा स्केलेटन एक बड़े केस में डाला जाता है और फिर उसमें वाइन या विस्की भर दी जाती है। साथ ही टाइगर पीनस खाने से आप सेक्स के दौरान ज़्यादा स्ट्रांग रहते हैं। असल में वो सब स्टेटस का खेल है, सबको ये दिखाना कि आपके पास कितनी दौलत और ताकत है। मैं भी ट्राई कर चुका हूँ। पर मुझे समझ नहीं आया कि लोग टाइगर्स को यहाँ लाते कैसे हैं। जो लोग उसे खाते हैं उनको इससे मतलब नहीं है कि वो कहाँ से आता है या वो असली टाइगर मीट है भी या नहीं। हो सकता है वो दूसरा मीट हो, जैसे लायन मीट। पहले लाओस में बहुत टाइगर हुआ करते थे। पहले हुई इतनी सारी वॉर्स के बाद जंगलों का पूरा सिस्टम ही ख़राब हो गया और उनकी संख्या बहुत कम हो गई। आजकल टाइगर्स की और वाइल्ड लाइफ की डिमांड को जंगल पूरा नहीं कर पा रहा है, तो इसीलिए उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर स्मगल किया जा रहा है। एक बात तो बिल्कुल साफ थी, निजी इस्तेमाल के लिए बिग कैट के शरीर के हिस्सों की डिमांड बढ़ती जा रही है। उसका दावा था कि न सिर्फ जानवरों को इंटरनेशनली स्मगल किया जा रहा है, बल्कि कंज्यूमर्स को भी इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि उनके पास कौन सी प्रजाति पहुंच रही है। मैंने थोड़ी और रिसर्च की और मुझे पता चला कि फिलहाल एक देश है जो बिग कैट्स और उनके पार्ट्स का दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, साउथ अफ्रीका। एक भरोसेमंद कॉन्टैक्ट से मिली टिप ने मुझे सीधे साउथ अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ ट्रेड नेटवर्क्स तक पहुंचा दिया था और वहां पर एक पुलिस इंटरसेप्शन ऑपरेशन शुरू होने वाला था। एक गुमनाम टिप ऑफ ने मेरा ध्यान इनकी तरफ खींचा। तब मैंने एक लेडी से कुछ बातचीत की। वो मुझे जानवर बेचने के लिए तैयार हो गई थी। मैंने उनसे कहा कि मुझे 3 लायन कब्स चाहिए जो 4 महीने के हों। मैंने अपने लोगों से कहा कि कब्स मिलते ही मैं सिग्नल दूंगा और फिर उसे गिरफ्तार कर लेंगे। इस तरह के ऑपरेशंस की तैयारी में कई महीने लगते हैं। गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। अब आप इन्हें कहाँ ले जाएंगे? पहले तो वेट के पास। वेट इनको अच्छी तरह से चेक कर लेंगे और उसके बाद इनको एक सैंक्चुअरी में भेज दिया जाएगा। और उन लोगों का क्या जो इनकी स्मगलिंग कर रहे थे, उनके साथ क्या होगा? उनको गिरफ्तार किया जाएगा, फिर सारी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 2 दिनों के अंदर उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और इस तरह के अपराध के लिए कड़ी सज़ा दी जाती है या? हाँ, ये अदालत के फैसले पे निर्भर करता है, लेकिन हाँ, इनको 5 से 10 साल की सज़ा तो मिलती है। ये कब्स बिग कैट्स के साथ हमारे टूटे हुए रिश्ते के मासूम विक्टिम्स हैं, लेकिन मैं इस बात से खुश हूं कि इन्हें स्मगलर्स से छुड़ाकर इन्हें एक नर्क जैसी जिंदगी से बचा लिया गया है। 2006 में इंटरनेशनल एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन 4 पॉज ने एक उजड़े पड़े गेम फार्म को
लायंस रॉक में बदल दिया। तो जब आप पहली बार यहाँ आई थी तब ये जगह कैसी थी? जब मैं पहली बार लायंस रॉक आई, इस प्रॉपर्टी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो हमें इसको ठीक करने में बहुत समय लगा ताकि ये जानवरों और लोगों के लिए सेफ बन सके। आज हम इस जगह को एक असली सैंक्चुरी कहते हैं, जहाँ ना ब्रीडिंग, ना ट्रेडिंग और ना जानवरों के साथ इंटरेक्शन होता है। और हमारे पास यहाँ 100 से ज़्यादा बिग कैट्स हैं। और ये सारी बिग कैट्स आती कहाँ से हैं? ये पूरी दुनिया से, जू से, सर्कसेस से, प्राइवेट कीपिंग से आते हैं, अर्जेंटीना से लेकर अफ्रीका, यूरोप तक। और इससे ये भी पता चलता है कि ये पूरी दुनिया की समस्या है और लोग बिग कैट्स को किस तरह ट्रीट करते हैं। ये तो कौन है फियोना? ये माइक है और जूबा है। इनको 2 साल पहले एक फार्म से रेस्क्यू किया गया था जब वहाँ पर आग लग गई थी। वहाँ का ओनर इनको सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करता था। फिर हमें वहाँ इनको रेस्क्यू करके अपने साथ ले जाने के लिए बुलाया गया। ये वहाँ बहुत बुरी हालत में थे, इनके पॉज जले हुए थे, ये कुछ समय तक सदमे में थे। पर यहाँ लायंस रॉक में हमारी टीम बहुत अच्छी है। उन्होंने इनके जख्मों का इलाज किया, इनको शांत करने की कोशिश की और अब ये लायंस रॉक में एक अच्छी जिंदगी के मजे ले रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहां उन जानवरों के लिए सुकून है जिन्होंने हमारे किए की कीमत चुकाई है। यहाँ पर इन्हें जानवरों की तरह प्यार और सम्मान के साथ ट्रीट किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं एक दुख भी है, सिर्फ उन बिग कैट्स के लिए नहीं जिन्हें सदमा झेलना पड़ा, बल्कि उनके लिए भी जिन्हें अब तक मदद नहीं मिल पाई है। तो अब आपको कैसा महसूस होता है जब आप यहाँ खड़ी होकर लायंस रॉक को देखती हैं? जाहिर सी बात है, मुझे इस ऑर्गेनाइजेशन के उस काम पर बहुत नाज है जो इसने इन जानवरों की और दुनिया के बहुत से जानवरों की मदद करने के लिए किया है। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब इस सैंक्चुरी की या किसी और सैंक्चुरी या फैसिलिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी, जब भविष्य में आने वाले लायंस और आज़ादी से जी पाएंगे। क्या आपको लगता है कि हम इंसान कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक चुके हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि अगर हम मिलकर एक दूसरे की भावनाओं को समझना सीख लें, एक दूसरे के और हमारे एनवायरनमेंट और इन जानवरों के लिए संवेदना रखें, तो मुझे लगता है हमारी ह्यूमैनिटी फिर लौट आएगी। लायंस रॉक के एक उम्मीद की किरण के रूप में आने के बावजूद साउथ अफ्रीका में बिग कैट्स के लिए खतरा अब भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 10 सालों में ब्रीडिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ी है। अगर पेपर वर्क सही हो तो प्रॉफिट के लिए ये लीगल तरीके से किया जा सकता है। माना जाता है कि ऐसी हजारों बिग कैट्स हैं जिन्हें देश भर में प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर कैद करके रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसी इंडस्ट्री को पनपने का मौका दिया ही क्यों जा रहा है और फार्म्ड बिग कैट्स की डिमांड के पीछे वजह क्या है। आपके पास कितने लायंस हैं? मेरे पास 200 से 250 के बीच लायंस हैं। यहाँ पर कुछ जैगुआर्स हैं, तो हमारे पास 2 टाइप के हैं, ब्लैक वाला और ये नॉर्मल वाला। इन टाइगर्स को पानी में खेलना पसंद है, तो हम ये करते हैं कि जब ये छोटे होते हैं, मतलब बेबीज होते हैं, तब हम इनको इनकी मदद से ले लेते हैं ताकि इनसे लोग खेल सकें। ये वाइट वाला कितने का है? बस मैं ऐसे ही पूछ रही हूँ। ये मुझे ठीक से नहीं पता पर है। मेरे हिसाब से ये महंगा ही होगा। हाँ, आप चाहें तो एक खरीद सकती हैं। ओह। इस फार्म ने मेरे लिए चीजों को और भी उलझा दिया। इन जानवरों की इतनी बड़ी संख्या में ब्रीडिंग क्यों की जा रही है? आखिर ये सब किस लिए है? आज के समय में इंसानों और बिग कैट्स के बीच का रिश्ता कैसा है, ये जानने के लिए मैं दुनिया भर में घूमा और मैंने ये समझा कि हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर है। यह सिर्फ परंपरा की एक नाजुक डोर से जुड़ा हुआ है, लेकिन अब भी सब कुछ साफ नहीं समझ आ रहा। इस सब की सबसे बड़ी वजह क्या है? ये जानवर अक्सर कुपोषित और बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। इनमें से कुछ इतने कमज़ोर हैं कि पानी तक भी नहीं पहुंच पाते। इनको सिर्फ इनकी हड्डियों के लिए मार दिया जाता है और फिर वो हड्डियां दवाइयों
और इलाज के लिए अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट की जाती हैं। आप डिफॉर्म्ड यानी विकृत कब्ज को जन्म लेते देखते हैं। ये साइकिल बार बार दोहराई जाती है और ये सिर्फ पैसों के लिए हो रहा है। आप सबसे बड़े शिकारी को, जिनका काम पूरे इकोसिस्टम को कंट्रोल करना है, एक छोटे से बंजर एनक्लोजर में कैसे रख सकते हैं? वो अपने जीवन के अगले 10-15 साल दुख झेलेगा, क्रूरता का सामना करेगा और आखिरकार कुछ हड्डियां या एक लाश बनकर रह जाएगा। इसलिए सच का पता लगाना बहुत मुश्किल है और ये जरूरी है। तो ये है आज के जमाने में हमारे और बिग कैट्स के बीच के रिश्ते की हकीकत। इनका डर खत्म हो चुका है। ये फैक्ट्री में बनते हैं और इन्हें मारने के लिए ही पैदा किया जाता है ताकि हम खुश हो सकें। ये है असली वजह। और अगर इसे रोका नहीं गया तो क्या होगा? ये समस्या वक्त के साथ बड़ी होती जाएगी और मुझे नहीं लगता ये लोग इन जानवरों को जीवित प्राणियों के रूप में देखते हैं। उनको एक प्रोडक्ट समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि वो इंसानों का दिल बहलाने के लिए है। मुझे नहीं लगता कि ज्यादातर लोग जानवरों को जीवित प्राणी के रूप में देखते हैं। इंसान इतना नीचे गिर चुका है कि वो अपने स्वाद, अपने फैशन और अपने स्वार्थ के लिए किसी भी तरह का नैरेटिव बनाता है और इस चीज को भी जस्टिफाई करता है। ये महान आइकॉन्स अब मर चुके हैं। इनके साथ हमारा रिश्ता टूट चुका है और इसके जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। आपको लगता है कि इस जॉब ने आपको बदल दिया है? हाँ, बेशक इसने मुझे बदल दिया है। किस तरह से? पहले मैं शिकार करता था, मैं जानवरों को मारता था, जानवरों को खाना समझता था। पर अब जब मैं जानवरों को देखता हूँ तो मैं उनकी खूबसूरती देखता हूँ। जब आप लायन को ट्रैक कर रहे होते हैं तो कामयाब होने के लिए उनके बिहेवियर को समझना बहुत ज़रूरी है। आपको अपने सभी सेंसेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। आपको पता होना चाहिए कि बर्ड्स कैसे सिग्नल देते हैं, लायन के आने पर एंटीलोप्स किस तरह की आवाज़ निकालते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा जानवर कैसे निशान छोड़ता है। विंड डायरेक्शन का इस्तेमाल करना पड़ता है कि विंड किस तरफ चल रही है। प्रकृति हमसे बात कर रही है, बस हम सुनना भूल गए हैं। क्या अब आप कोई और काम करने के बारे में सोच सकते हैं? नहीं, कभी नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि जंगल में आकर मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं आज़ाद हो गया। आप उसे देख रहे हैं, वो अपने प्राकृतिक वातावरण में कितने सुंदर लगते हैं। पता है, मैंने अपने सफर में बहुत दर्द और तकलीफ और तबाही देखी है और अब इन जानवरों को वहां देखना जहां इन्हें होना चाहिए, ऐसा लग रहा है जैसे पहले जो संतुलन था वो फिर से कायम हो गया है। यही है इनका असली घर और इन्हें यही होना चाहिए। ऐसे बहुत कम जानवर हैं जिन्हें बिग कैट्स जितना सम्मान मिला है। इन्हें देखने पर हमें वो दिखता है जिससे हम सबसे ज्यादा डरते हैं और जिसकी हम सबसे ज्यादा तारीफ भी करते हैं। इनकी ताकत हमें शांत होने पर मजबूर करती है। संतुलन और सीमाओं के बिना उनके लिए हमारा सम्मान डर में बदल सकता है, आकर्षण भयानक हो सकता है और ये हमारे बीच के नाजुक लेकिन जरूरी रिश्ते को खत्म कर सकता है। जिस दुनिया में इन महान आइकॉन्स का सम्मान नहीं है, वो दुनिया खतरे में है, क्योंकि जब एक राजा की हार होती है तो उसका साम्राज्य भी कांप उठता है।